जो मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे एंड मैं कोशिश करूँगी प्रिपरेशन करा सकूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर ऐसे हैं जो बार बार दोहराते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो क्वेश्चन आंसर आपको प्रिपेयर करा सकूँ। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पर्यटन। पर्यटन क्या है? पर्यटन व पर्यटक में अंतर बताइए। पर्यटन इतनी तेज़ी से विकसित क्यों हो रहा है वह कारण बताइए। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन जो बार बार दोहराता है। तो पर्यटन एक प्रकार से यात्रा है जो पर्यटक द्वारा की जाती है। पर्यटन घूमने व यात्रा करने का स्थान है। वही पर्यटक एक प्रकार से व्यक्ति है जो मनोरंजन व अवकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कारण से भ्रमण करने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण करता है। बच्चों, ये हमने लास्ट के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि पर्यटन क्या है और पर्यटन के किस प्रकार से तेज हो रहा है और दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ोतरी ही हो रही है। तो वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है बच्चों। तो आप वो वाला फर्स्ट क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा, इसलिए मैंने डिटेल्स में इसको डिफाइन नहीं किया है। ठीक है। पर्यटन विकसित कैसे हो रहा है? हमने फर्स्ट चैप्टर में ही टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि पर्यटन किस प्रकार से विकास कर रहा है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से। पहले धार्मिक स्थानों पर भ्रमण करता था पर्यटक, अब टेक्नोलॉजी आने के कारण धार्मिक स्थलों की ओर ही आकर्षित नहीं हुआ बल्कि अन्य चीज़ों की ओर भी आकर्षित हुआ है, जिससे पर्यटन में इतनी तेज़ी आई है जो निम्नलिखित है, जैसे हिल स्टेशन, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक दृश्य, समुद्री तट, जलवायु, नगर, बाजार, टीवी व संचार माध्यम आदि। वह सभी महत्वपूर्ण तत्व शामिल है जो पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे किसी भी स्थान पर पर्यटक घूमने व यात्रा करने निकल पड़ता है, जिससे आज भारी मात्रा में पर्यटन में विकास व तेजी देखने को मिलती है। साथ ही इससे उस देश की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है। वहाँ की सरकार ऐसी जगहों को और समृद्ध व संपन्न करने की कोशिश करती है, जिससे पर्यटक भारी मात्रा में वहाँ आ सके, जिससे अन्य स्थानीय लोगों को रोजगार व ग्राहक मिल सके, जैसे होटल, परिवहन, दुकानदार, रेस्टोरेंट, बाजार, फुटपाथ, एजेंसियाँ आदि। बच्चों, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमारे पर्यटन क्या है वह पर्यटन और पर्यटक में अंतर बताइए, या पर्यटन इतनी तेज़ी से क्यों विकसित हो रहा है, वो सारे कारण, ये वो सारे पॉइंट्स हैं बच्चों जो एक तरीके से पर्यटन के बारे में पूछ रहे हैं कि पर्यटन होता क्या है और पर्यटन और पर्यटक में अंतर क्या है। पर्यटन एक प्रकार से यात्रा है, तो पर्यटक एक मनोरंजन या एक कह सकते हैं व्यक्ति है जो मनोरंजन या अवकाश के दौरान उस यात्रा पर घूमने जाता है। अगर हम इसकी तेज़ी देखें तो इसमें तेज़ी हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से आई है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती तो हमारे देश में आज इतनी तेज़ी से लोगों का जो घूमने का व मनोरंजन करने का जो मूड बना है वो आता नहीं, या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ सुविधा नहीं होती तो वहाँ ग्राहक या हम कह सकते हैं पर्यटक वहाँ जाते नहीं। तो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये लिखना है कि टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमारे देश में दिन प्रतिदिन विकास होता जा रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है और हमारी जो टेक्नोलॉजी की जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती है पर्यटकों की, उन सभी में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए पर्यटन में तेज़ी आ रही है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चन भी बच्चों बार बार दोहराया है, जैसे भारत में पर्यटकों की यातायात साधन की आवश्यकता एवं उनके विविध प्रकारों की उपलब्धता पर एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन या तो शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि भूमिका पर एक निबंध लिखिए, या वायु के ऊपर एक वायु यातायात के साधन पर एक निबंध लिखिए। मतलब ये वो सारे साधन हैं जो यातायात से जुड़े हैं और पर्यटकों के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। तो इसके ऊपर फुल क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, और क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। तो हम इसे पूरे डिफाइन करेंगे, एक एक पॉइंट्स को जानेंगे कि आप जिससे शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सको। ठीक है बच्चों, पर्यटकों के जीवन में परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे पर्यटक इन साधनों में अपनी इच्छा अनुसार पर्यटन स्थल का भ्रमण कर सकता है। अगर पर्यटन होगा, मतलब पर्यटक है तो उसे घूमने जाना है, तो वो सारे साधन उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए पर्यटन स्थल तक पहुंचने में लाभदायक होते हैं बच्चों। पर्यटकों की सुविधा के लिए परिवहन कई प्रकार के होते हैं, जैसे सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन आदि। परिवहन व संसाधनों में
परिवर्तित कर दिया है। इसके द्वारा कई देशों के बीच संबंध स्थापित हुए हैं। ये वो सारे साधन हैं बच्चों, जो एक पर्यटक जब घूमने जाता है तो उनको अपनी पर्यटन की इच्छा के अनुसार जहाँ भी घूमना होता है वहाँ जाने के लिए उन्हें कोई ना कोई तो साधन चाहिए। अगर वो कुछ दूरी पे जा रहा है तो उसे ऐसे साधन चाहिए जो नॉर्मली उस जगह पर पहुँचा दे। ये ना कि रेल चाहिए या फिर वायु साधन चाहिए, मतलब वो साधन नहीं चाहिए। मतलब हर एक दूरी के लिए या फिर हम कह सकते हैं हर एक यात्रा के लिए अलग अलग साधन उपलब्ध है हमारे देश में या हमारे आसपास के एरिया में। तो उसका प्रयोग कर कर पर्यटक अपनी मन इच्छा से उस स्थान पर पहुंचता है जहाँ उसे जाना होता है। ठीक है बच्चों, परिवहन जो साधन है वो हमारे देश में कहीं ना कहीं हमारी अच्छे संबंध भी स्थापित करता है। साथ में परिवहन व्यापारों के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुविधापूर्वक ले जाया जाए। इन संसाधनों द्वारा भारत की आर्थिक स्थिति में वृद्धि लाई है। परिवहनों ने पर्यटकों की इच्छाओं पर गहरा प्रभाव डाला है। इन संसाधनों का प्रयोग पर्यटक अपनी इच्छा व ज़रूरत के अनुसार करते हैं। जैसे देश विदेश में जाना हो तो वह वायु परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। अगर पर्यटक अपने देश के अंदर यात्रा करता है तो वह सड़क परिवहन, रेल परिवहन आदि परिवहनों का प्रयोग करता है। इसलिए पर्यटकों को यातायात संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, ये वो सारे एक तरीके की भूमिका है कि पर्यटक जब कहीं जाता है तो उसे किन किन साधनों के माध्यमों से वो अपनी बताई गई जगह होती है वहाँ पहुँचाने का जो साधन है या प्राथमिक साधन कह सकते हैं हम, वो उसे पहुँचाता है। तो हम कहीं पर भी जाने के लिए हमें साधन को चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि वो सारे साधन एक एक करके कि वो किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, वायु परिवहन वह साधन जिसमें व्यक्ति वायु के मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जैसे जहाज, हेलीकॉप्टर आदि। पर्यटकों को वायु यात्रा करना अधिक पसंद है क्योंकि वह कम समय में पर्यटकों को उसके पर्यटन स्थान पर पहुंचा देता है। वायु यात्रा विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वदेशी व विदेशी अपनी ज़रूरतों के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। वायु में एयर इंडिया के अतिरिक्त विमान सेवाएं भी शामिल होती है, जैसे इंडिगो, जेट एयरवेज आदि। ठीक है बच्चों, एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइन ने अपनी सेवाओं में विस्तार कर लिया है, साथ ही बहुत सी सुविधाओं के साथ सुसज्जित कर लिया है। पर्यटक कम समय में पर्यटन केंद्रों का आनंद ले सकता है वायु यात्रा के द्वारा। बच्चों, अगर मैं इन सब पॉइंटों को डिफाइन करूँ तो ये वो सारे पॉइंट आते हैं जो हम वायु सेवा के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें किसी भी देश विदेश में घूमना हो तो हम बड़ी आसानी से वायु जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे हेलीकॉप्टर, इंडिगो हो गया, वायु सेवा जितने भी आते हैं वो सारे तत्वों का यूज़ कर कर हम अपने विदेश में या फिर कहीं पे भी किसी भी देश में हमें घूमना हो उसे सुलभ बना सकते। साथ में जो वायु सेवा है वो एक पर्यटक को अन्य सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि उसमें आरामदायक सीटें और मतलब वो कुछ ही चंद समय में वहाँ पहुँच जाता है। साथ में इतनी जो झंझटें उसे झेलनी पड़ती है, चाहे जो क्या कहते हैं सड़क वाहनों के अंदर या फिर रेलगाड़ियों के अंदर, वो सारी चीज़ें उन्हें फेस नहीं करनी पड़ती। वो आसानी से वायु सेवा के द्वारा और कुछ ही समय में, कम समय में अपनी चुनी गई जगह पर पहुंच जाता है। इसलिए वायु सेवा के ऊपर हम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। बच्चों, ये एक प्रकार से वो सब्जेक्ट है जहाँ पर आप अपने शब्दों को भी यूज़ कर सकते हैं और इसे और सरल भाषा में और अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाते हैं। तो पर्यटन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम अपने विचारों को भी प्रकट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम सड़क व मोटर वाहन। वह संसाधन जिसका प्रयोग गलियों और सड़कों के रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है वह संसाधन सड़क व मोटर परिवहन साधन होते हैं। बच्चों, जो सड़क व मोटर परिवहन के नाम से ही हमें पता चलता है कि जो गलियों में या कुछ चंद दूरियों के लिए हमें जाना होता है तो वह संसाधन यूज़ होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, ऑटो, रेलगाड़ियाँ आदि। ये वो संसाधन है जो हम चंद यात्रा की दूरी को पूर्ण करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, परिवहन यात्रा के विकास के परिणाम स्वरूप पर्यटन के क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाता है।
पर्यटक को दो प्रकार के वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, पर्यटक कोचेस और पर्यटक कारों का। पर्यटक कोचेस के अंतर्गत कौन कौन से वाहन, मतलब कि कौन कौन से वाहनों की श्रेणी आती है बच्चों, वो पढ़ेंगे। पर्यटक कोचेस 8 से 30 पर्यटकों के समूह के लिए एक अच्छा साधन है। पर्यटक कोचेस किसी बड़ी मीटिंग व व्यापार के लिए भी लाभदायक है। ये बड़े व छोटे किस्म के सभी दृश्यावलोकन के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। बड़े शहरों में विशेष प्रकार की मोटर कोचेज़ होती है जिसमें आरामदायक सीटें व अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे खान पान, आराम, बिजली आदि चीज़ों की सुविधाएं होती है। साथ ही बड़े बड़े शीशे से बनी व सजी होती है। पर्यटक कोचेज़ में गाइड होते हैं जो सामूहिक पर्यटकों को अन्य पर्यटक स्थलों की पूरी जानकारी देते हैं। वह सार्वजनिक घोषणा की व्यवस्था होती है। कोचेज़ जो होते हैं बच्चों, वो एक ऐसी बसेस होते हैं जहाँ पर खाने पीने का सामान, आराम करने की व्यवस्था व बिजली व प्राथमिक आवश्यकताएं जो पर्यटकों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें होती है। साथ में वहाँ पर जो पर्यटक को गाइड करने वाले हम कह सकते हैं एजेंसियां या फिर हम कह सकते हैं एजेंट होते हैं, जो पर्यटकों को कहीं पे भी जाते हैं वो उन्हें गाइड करते हैं। ठीक है, पर्यटक वाहन है, उसमें 8 लोगों का समूह या 30 लोगों का समूह इसमें आराम से जा सकता है। वह परिवहन एक पर्यटक कोचेस के अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चों। पर्यटक कार उन पर्यटकों के लिए उपयुक्त है जो बहुत आराम और एकांत से स्वयं और अपने साथियों के साथ करते हैं। सेकंड पॉइंट्स, पर्यटक कारों का प्रयोग विदेशी पर्यटक भी करते हैं। साथ ही वह व्यापार व दृश्य अवलोकन दोनों के लिए करते हैं। एशिया मार्ग के चालू होने के कारण मध्य पूर्व व दक्षिण पूर्व रास्ते में भूगत यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। मोटर यात्रियों की ओर से नई नई आवास व यात्रा सुविधाओं की बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका में रेलों से लाखों लोगों के सड़क परिवहन व्यवस्था व भूमिगत साधनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। सड़क परिवहनों के लिए सड़क बेहतर होनी चाहिए। सड़क वाहन लघु दूरी व हल्की कीमती कारगर होने चाहिए जिससे पर्यटक अपने पर्यटन स्थल पर पहुंच जाए। पर्यटकों की सुविधा के लिए परिवहन विभिन्न स्थानों पर ले जाने चाहिए, मतलब कि पर्यटकों की सुविधा के अनुसार विभिन्न स्थानों पर खोले जाने चाहिए जिससे वह आसानी से अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके। ठीक है बच्चों, जिससे पर्यटकों को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े और वह अपने पसंदीदा स्थानों पर मनोरंजन कर सके। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो पर्यटक कारें हैं कि व्हीकल्स हैं जहाँ पर व्यक्ति खुद या अपने पार्टनर के संग कुछ समय अकेले बिता सकता है, वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। और कार परिवहन में ऐसी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है कि वो या तो अपनी फैमिली को लेकर या फिर वो पर्सनली रूप से उस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकता है जहाँ वह जाना चाहता है। एशिया मार्ग का स्टार्ट होने से वहाँ पर पर्यटकों की संख्या भारी मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे व्हीकल्स में भी आज बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें एक आज कार भी महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जो लाखों अमेरिकन लोग हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए ट्रेन या रेलों का इस्तेमाल करते थे, आज वो कारों का इस्तेमाल कर जा रहे हैं। साथ में वो सड़क जहाँ पर वो व्हीकल्स चला रहे हैं तो वो सड़क भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सड़क पर जो कारें चल रही है वो हल्की कीमत की होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं उनकी कीमत या उनकी सुविधा उस जगह होनी चाहिए जिससे पर्यटक आसानी से वहाँ आ और जा सके अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए। पढ़ते हैं हम समुद्री परिवहन। सामुद्रिक परिवहन ऐसे बहुत से साधन हैं जिसका प्रयोग जलीय मार्ग से यात्रा करने के लिए किया जाता है, जिनके अंतर्गत जलीय जहाज, क्रूज, नौका आदि आते हैं, वह जलीय परिवहन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यह साधन प्राचीन काल से ही प्रयोग हो रहे हैं। यह महाद्वीपों के मध्य परिवहन का महत्वपूर्ण साधन था, जिसमें कच्चे माल को एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता था। सामूहिक परिवहन बहुत ही लोकप्रिय थे जिस दौरान वायु सेवा नहीं थी।
पर्यटक मौसम का मज़ा लेने के लिए जहाज़ों व नाव का प्रयोग करते थे। वायु सेवा शुरू होने के बाद सामुद्रिक परिवहन में बाधाएं उत्पन्न हुई। जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय परिवहनों का माध्यम रहा है। मौसमी मतलब कि जो भी ऋतुएं होती है उसके अकॉर्डिंग जो यात्राएं होती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं मौसमी यात्राओं को प्रोत्साहित देने के लिए नियंत्रित सेवाओं में विशेष किराए की व्यवस्था की गई। साथ ही इन जहाज़ों में विशेष पर्यटन आवास कक्ष में आराम व्यवस्था है। वायु यातायात के मुकाबले जल परिवहन आज भी कम सस्ते हैं व सुविधाजनक है। यह आज भी अंतर्राष्ट्रीय करियर है। इस यातायात का विकास मुख्य रूप से भाड़ा निर्धारण नीति व सुविधाजनक के स्तर पर आश्रित होगा। पर्यटन का विकास परिवहन सुविधाओं पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वायु परिवहन महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय पर्यटन विकास में सड़क वाहन और इस प्रकार आज हमारे जलीय परिवहनों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, ये वो सारे तत्व हैं जिस प्रकार हमारे देश में बहुत समय से नौकाओं के द्वारा या हम कह सकते हैं जहाज़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता था, चाहे वो व्यापार के लिए जाया जाए या वहाँ से कच्चा माल लाने के लिए जाया जाए। आज हमारा डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहा है तो हमारी नावों के अंदर भी ऐसे आरामदायक जगह, आरामदायक आवास बना दिए गए हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसा स्थान या एक ऐसा आवास बना दिया जहाँ पर जो पर्यटक होता था वो आराम भी कर सकता था और थोड़ा इंजॉयमेंट भी आसपास के माहौल को देखकर कर सकता था। और उसमें ऐसी प्राथमिक आवश्यकताएं इंक्लूड कर दी है जिससे पर्यटक आसानी से कुछ समय के लिए या कुछ टाइम के लिए भी वो वहाँ पर उसे लंबी दूरी की यात्रा जो है वो सुलभ की जाती है, क्योंकि आज जहाज़ में सारी सुविधाएं प्राथमिक के अनुसार उपलब्ध करा दी गई हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम रेल परिवहन। प्राचीन काल में रेल पर्यटकों की यात्रा के लिए एकमात्र साधन था। दूरी यात्रा के लिए यह एक सबसे अच्छा व सुलभ साधन के रूप में सिद्ध है। बच्चों, हमारे देश में जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी उस दौरान जो यातायात हम कह सकते हैं या पर्यटक एक देश से दूसरे देश पे या कुछ चंद दूरियों के लिए या किसी भी प्रकार से जो यात्रा करते थे वो रेल के सहायता से करते थे। वो एक अच्छा साधन माना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है बच्चों, पर्यटक यातायात के आकारों के परिवर्तन होने से रेल परिवहनों में कमी आई है। साथ ही इसके द्वारा पर्यटक शहरों व राष्ट्रों के बारे में जानकारी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जब हम रेल परिवहन से जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें महसूस करते हैं, वहाँ का वातावरण, आसपास की चीज़ों को हम फील करते हैं और उसे ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, पर्यटक उन स्थानों के लिए रेल का प्रयोग करते थे जहां विमान सेवा उपलब्ध नहीं थी। साथ ही यात्रा का कोई और साधन सुविधाजनक नहीं था लंबी यात्रा के लिए, इसलिए वह रेल परिवहनों का प्रयोग करते थे। बच्चों, पहले के ज़माने में हम ये कहते हैं, इतिहास में हम देखें तो पहले रेल परिवहनों के द्वारा ही विमानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। उस दौरान टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए। ठीक है बच्चों, भारतीय रेल प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई 81,252 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, रेल देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक होने लगी। रेलों के कारण व्यापार, पर्यटन स्थल दूर दराज के क्षेत्र तक फैल गई। कि घरेलू पर्यटन में रेल रीढ़ की हड्डी की तरह है। यह पर्यटन का प्रमुख अंग बन चुका है। भारत में सड़कों का जाल काफ़ी अच्छे तरीके से फैला हुआ है। यह सड़कें रेल के पूरक के रूप में पर्यटन के क्षेत्र तक पहुंचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही इस रेल परिवहन ने दूरवर्ती क्षेत्रों को पास ला दिया है। कहने का तात्पर्य बच्चों एक प्रकार से यह है कि जो रेल व्यवस्था थी हमारे इतिहास में
वो उस दौरान इतनी पॉपुलर थी, हम कह सकते इतनी फेमस थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में वायु अन्य जो संसाधन हैं वो उपलब्ध नहीं थे। और साथ में एक जो रेल है वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती थी, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाने के लिए। हमारी आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, आज अब विकास में है, रेल यात्रा का जो रेल साधन है वो उसका महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों। ठीक है, और आज रेल परिवहन ने हमारे दूर दूर के क्षेत्रों को थोड़े कम समय में ही पहुंचाना और जो दूर क्षेत्र थे उसे दूरवर्ती क्षेत्रों को और नज़दीक ला दिया है। ठीक है बच्चों, ही प्रबंध के तहत चलने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली रही है भारत में बच्चों। भारत में प्रथम रेल मार्ग की स्थापना मुंबई से ठाणे के बीच सन 1853 में हुई थी। अंग्रेज़ों ने रेल मार्ग का विकास भारत के बड़े व्यापार नगरों को जोड़ने के लिए किया था, जिससे काम व व्यापारिक सामग्रियों को लाने व ले जाने में आसानी हो सके। रेल मार्ग ये कौन लेके आया था? अंग्रेज लोगों ने मुंबई में स्थापित की थी 1853 में, और यह व्यापार के कामकाज में व अन्य कच्चे सामग्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए प्रयोग करते थे बच्चों। प्रथम पर्यटन रेल कोलकाता से शिमला के रेल मार्ग पर दौड़ी थी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को शिमला तक आने जाने की सुविधा प्रदान कराना था बच्चों। रेल परिवहन पर्यटन के क्षेत्र में एक वरदान मानी जाती है। यह रेल मार्ग 96 किलोमीटर लंबा है। यह खिलौना गाड़ी 103 सुरंगें, 969 पुल व 919 मोड़ों से गुजरती है। स्वतंत्रता से पहले तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने प्रमुख मार्गों पर लंबी रेल चलाई। इनमें फ्रंटियर मेले, जिसे आज स्वर्ण मंदिर रेल कहा जाता है बच्चों। रेलगाड़ियों के मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर व तीर्थ नगरों के रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं व पर्यटकों के अनेक सुविधाएं जुटाई गई। इनमें कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, अमृतसर पर्यटन व तीर्थ स्थल शामिल थे। इन स्थलों के रेल स्टेशनों पर पर्यटकों के लिए होटल, आराम स्थल, शौचालय, पानी की टंकी, बैठने की सीटें व खान पान की सामग्रियां आदि चीज़ों के लिए दुकान व होटल बनवाए गए हैं, जिससे पर्यटकों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। साथ ही बिजली व्यवस्था भी की गई है। ठीक है बच्चों, रेल मार्गों पर बहु चैनल सूक्ष्म तरंग प्रणाली द्वारा संचालन संपर्क सुविधा के कारण ट्रंक मार्ग पर तेजी की है व रेल चलाने की सुविधा प्राप्त हो गई। इसके कारण नई दिल्ली, हावड़ा, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु के बीच एक्सप्रेस 120 और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, और इसी प्रकार रेल परिवहन के आने से भारी तौर पर इसका इस्तेमाल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो गई है, जैसे यात्रियों के लिए टिकट वितरण व आरक्षण की सुविधा पूरी तरह कंप्यूटरकृत है। 2 माह पहले की आरक्षण सुविधाएं इंटरनेट मास्टर कार्ड की सहायता से घर बैठे टिकट बुक की जा सकती है। देश के किसी भी स्टेशन से कहीं यात्रा टिकट लिया जा सकता है। अब यात्री 3 दिन पहले किसी भी स्थान की यात्रा पर जाने व वापसी का टिकट खरीद सकता है। रेल स्टेशनों पर पर्यटकों के ठहरने के लिए विश्राम स्थल, बिस्तर की सुविधाएं, भोजन कक्ष की व्यवस्था, टेलीफोन सुविधाजनक प्रतीक्षालय, गाड़ियों के चलने की उद्घोषणा, पूछताछ कार्यालय आदि चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे पर्यटकों के लिए रेल यात्रा का आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। बच्चों, हमने रेल परिवहन के संसाधन में हमने ये पढ़ा कि रेल परिवहन ने एक प्रकार से, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आई है उसी प्रकार से आज ये एक प्रमुख साधन बन गया है, यादगार साधन हम कह सकते हैं। साथ ही इसके आसपास जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पर लोगों को आराम करने की सुविधाएं उपलब्ध करा दी है, जिससे पर्यटक भारी मात्रा में आने लगे हैं। साथ ही वह लंबी यात्रा को याद भी
कर सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं एक तरीके से। पर्यटक की जितनी भी प्राथमिक आवश्यकताएं होती, चाहे वो खाने पीने की हो, रहने की हो और सोने की हो, या वहाँ पे पूछताछ की हो, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन तक कितने बजे तक आएगी, मतलब एक पूछताछ, हर चीज़ जो पर्यटक चाहता है कि उसको अपने जो उद्देश्यपूर्ण स्थान है, या हम कह सकते हैं पर्यटन स्थल है, वहाँ पहुँचने में अगर कोई कठिनाई आती है तो एक पूछताछ का संग्रहालय बनाया गया है, जहाँ पर कोई भी पर्यटक जाकर अपनी समस्या या अपनी ज़रूरत के अनुसार उनसे पूछताछ कर सकता है। साथ में वो उन लोगों की हेल्प के लिए बनाई गई है। हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से टिकटें पहले से बना ली गई है, मतलब कहीं भी स्थान पर हमें जाना है अगर रेल के द्वारा, तो हम उसकी जो टिकट होती है वो 3-4 दिन पहले बुक करवा सकते हैं, आने की भी और जाने की भी। साथ में ऐसे बहुत सारी जो फेसेस करने पड़ते हैं पर्यटकों को प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ों में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे आज पर्यटन के लिए रेल परिवहन एक सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभरा है। बच्चों, इन सारे टॉपिकों में आप अपनी साइड से भी लिख सकते हो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसके शॉर्ट नोट्स में भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत में वायु सेवाएं और रेलवे में परंपरागत तथा ऑनलाइन टिकट पद्धति की व्याख्या कीजिए। बच्चों, वायु सेवाएं जो भी होती है, या हम रेलवे, हमने अभी आगे टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से जो भी परिवहन है वो किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहे हैं और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो वायु सेवाएं हैं और रेलवे पद्धतियाँ हैं वो किस प्रकार से ऑनलाइन और ऑफलाइन का प्रोसेस उनका चलता है, इसके ऊपर इसमें डिस्कस करना है इस टॉपिक में। ठीक है बच्चों, यात्रा के अनेक साधन हैं। पर्यटक जब किसी स्थल पर जाना चाहता है तो उसे अन्य आवश्यक तैयारी के अतिरिक्त यह भी व्यवस्था करनी होती है कि उसे किस तरह यात्रा करनी है। कार या बस से यात्रा करना होगा, अथवा रेल मार्ग से या हवाई मार्ग से, आदि साधनों में से सफल बनाने के लिए, मतलब उस यात्रा को सफल बनाने के लिए साधन चुनना होता है। कोई भी पर्यटक लंबे समय तक किसी भी स्टेशन या बस स्टॉप आदि जगहों पर इंतज़ार करना नहीं चाहता, इसलिए यात्रा करने से पहले पर्यटक का माध्यम निश्चित करना होता है कि वह किस साधन के द्वारा अपने पर्यटन स्थल पर पहुंचना या जाना चाहता है। ठीक है बच्चों, अब हम भारत में वायु सेवा और रेल टिकट बुक कराने की 2 नियम हैं कि हम वायु सेवा में अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट करवानी, चाहे वो रेल संसाधन का हो चाहे वो वायु संसाधन का, तो हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है वो इस टॉपिक में देखेंगे। स्वयं टिकट खिड़की पर जाकर टिकट बुक कराना होता है, एक पहली पद्धति ये कहलाती है, और दूसरी ऑनलाइन टिकट बुक पद्धति कहलाती है, जिसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन पद्धति या ऑनलाइन टिकट बुक कराने या ऑफलाइन बुक टिकट कराना कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि स्वयं खिड़की पर जाकर बुक कराने की पद्धति क्या कहलाती है। यह पद्धति एक प्रकार से परंपरागत पद्धति के अंतर्गत आती है। इसमें पर्यटक व ग्राहक रेलवे स्टेशन पर स्वयं जाकर टिकट बुक कराने के लिए खिड़की पर लाइन लगाकर भरता है, व किराया देकर टिकट आरक्षित बुक कराता है, व घर चला जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि परंपरागत पद्धति वह पद्धति कहलाती है जब हम किसी प्रकार से किसी भी चीज़ का हमें बुक कराना होता है। जैसे हमें कोई भी ट्रेन बुक करानी है तो हम उसके स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ से एक फॉर्म लेते हैं और उसे फिल करते हैं, और उसके अनुसार जो भी जानकारी या मांगी जाती है उसे फिल कर भरकर, और जहाँ पर हमें जाना है उसके पैसे देकर हम वहाँ से टिकट लेकर अपने घर चले जाते हैं। वो पद्धति एक परंपरागत पद्धति कहलाती है। ठीक है बच्चों, वह समय बचाना चाहता है तो वह यह काम ट्रैवलिंग एजेंसी को देकर करा सकता है, जो अपनी सेवा शुल्क लेकर ग्राहकों को टिकट बुक करा देती है। वायु टिकट बुक कराने में पर्यटक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसलिए पर्यटक ट्रैवलिंग एजेंसी की मदद लेती है। बच्चों, एक तरीके से जो पर्यटक है वो घूमने के लिए या कहीं पे भी जाने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी का भी सहारा ले सकता है। वो ट्रैवल एजेंसियां क्या करती है, वहाँ पे जो भी पर्यटक होता है उसके इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिल कर उसके अनुसार उससे चार्जेस ले लेती है, और वो खुद फिल कर उसको टिकट प्रोवाइड कर देती है। वह पद्धति एक प्रकार से ट्रैवल एजेंट द्वारा भराई गई बुक टिकट कहलाती है बच्चों। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ऑनलाइन टिकट बुक
कराना। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है। आज पर्यटक व ग्राहक ऑनलाइन टिकट बुक कराने लगा है, वह चाहे रेल मार्ग का हो अथवा हवाई मार्ग का हो या घरेलू हवाई सेवा का टिकट बुक कराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। पर जब अंतर्राष्ट्रीय टिकट बुक कराया जाता है तब अवश्य जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बच्चों, आज हमारा टेक्नोलॉजी का इतना प्रचार हो गया है कि हम ऑनलाइन बैठे बैठे हम अपने क्या कहते हैं मेट्रो कार्ड को चार्ज कर लेते हैं, साथ में कहीं हमें होटल में जाना है उसको बुक कर लेते हैं, कहीं घूमने जाना है उस स्थान की जो यात्रा का चार्जेस होता है ट्रैवलिंग का, वो भी हम उसको डिसाइड कर कर फुलफ़िल कर कर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अब आज के ज़माने में हम कह सकते हैं आज इतना डेवलपमेंट हो गया कि हम अपने चंद प्रक्रियाओं के द्वारा कहीं पर भी बैठे हुए किसी भी जगह की या फिर किसी भी संसाधन को बुक कर सकते हैं। ठीक है, वह पद्धति क्या कहते हैं ऑनलाइन टिकट बुक पद्धति कहलाती है। साथ में कुछ ऐसे वायु संसाधन होते हैं या फिर हम कह सकते हैं ऐसी विदेशी पर्यटक यात्रा होती है जहाँ पर हमें अंतर्राष्ट्रीय द्वारा उनसे परमिशन लेनी होती है और फिर उसे फुलफ़िल करना होता है, देन तभी हम उस जगह पर घूम पाते हैं। तो उन पद्धतियों में क्या कहते हैं बहुत सारी कठिनाई होती है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक एजेंट लेते हैं और एजेंट के द्वारा हम उसे अंतर्राष्ट्रीय टिकट को बुक करा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम ट्रैवल एजेंट द्वारा टिकट की खरीद। बच्चों, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम खुद से जाके लेते हैं, वो पद्धति हमारी परंपरागत पद्धति कहलाती है। और दूसरी पद्धति जो हम घर बैठे ऑनलाइन से खुद कर लेते हैं या फिर क्या कहते हैं हमारे को रिलेटिव्स हमारा सपोर्ट कर देता है, हम खुद से ही कर लेते हैं, वो पद्धति ऑनलाइन पद्धति कहलाती है। अब हम वो पद्धति पढ़ने जा रहे हैं बच्चों जो ट्रैवल एजेंट के द्वारा कराई जाती है। ऐसी बहुत सारी टिकट है जो हम खुद से नहीं कर पाते, हमें ऐसे एक्सपीरियंस से हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है जो पूर्ण जानकारी जानता हूँ उस जगह की। ठीक है बच्चों, तो वो कौन होता है, वो एक ट्रैवलिंग एजेंट द्वारा टिकट की गई खरीद कहलाती है या फिर हम कह सकते हैं उनके द्वारा बुक कराई गई प्रक्रिया कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी की गई एयरलाइन टिकटें बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह एयरलाइन जिससे वह यात्रा कर रहा है के बीच एक साक्ष्य है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है इसमें कि जो पर्यटक होता है वो अगर किसी और के द्वारा भी कराता है जैसे एजेंट के द्वारा, तो जो एजेंट होता है वो वहाँ पे ऑनलाइन बुक कर देता है, परंतु वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि जो व्यक्ति पर्यटक जा रहा है उसके बीच में और जो जिस यात्रा का साधन यूज़ कर रहा है उन दोनों के बीच में एक संबंध होता है और वो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जिससे कि वह ही व्यक्ति है, ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें ट्रैवल कर सकता है, उसे परमिशन दी जाती है एक तरीके से। ठीक है बच्चों, एजेंट द्वारा पर्यटक की टिकट बुक कराने पर एजेंट व एयरलाइन का कोई संबंध नहीं होता बल्कि पर्यटक व एयरलाइन के बीच संबंध होता है। ठीक है बच्चों, अब टिकट में यात्रा व यात्री से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां रहती है। उड़ान की तिथि, कहाँ से कहाँ तक जाना है, यात्रा की तारीख, यात्रा की श्रेणी तथा किराया जिसका भुगतान किया गया है आदि सब इसमें शामिल है। सभी टिकटों को साफ व सावधानी से भरा जाता है। अगर टिकट व साफ तरीके से नहीं भरा होता तो यात्री के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती है, साथ ही ट्रैवल एजेंट को भी हानि उठानी पड़ती है। ठीक है बच्चों, और से मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंसी कोई अंतर्राष्ट्रीय एयर टिकट बेचती है तो तब वह एयरलाइंस कंपनी उसे ट्रैवल एजेंसी को नो फीसी राशि कमीशन के रूप में देती है। ठीक है बच्चों, कुछ ट्रैवल एजेंसियों को आइटा की ओर से मान्यता नहीं होती तभी टिकट बेच सकती है। ऐसी स्थिति में उसे आइटा मान्यता प्राप्त किसी ट्रैवल एजेंसी से टिकट खरीदनी पड़ती है क्योंकि उसके पास स्टॉक नहीं होता। इसकी गणना कारे टिकट पर उसका अंकन नहीं होता। बच्चों देखिए, आइटा के द्वारा जो जिन भी एजेंसियों को मान्यता प्राप्त हो सकती है कि वो एयरलाइन की टिकटें बुक करा सकती है और ऐसी एजेंसियां हैं जिनको आइटा की तरफ से परमिशन नहीं है या हम कह सकते हैं एक ट्रांजैक्शन
आईडी होती है जो ये बताती है कि इस व्यक्ति के द्वारा बुक की जा रही है, तो वो नहीं होती एजेंसियों के पास, तो वो अन्य एजेंसियों से सपोर्ट लेकर करवा कर वो व्यक्ति को या पर्यटक को दे देती हैं। ठीक है बच्चों। एयरलाइन टिकट एक छोटी सी किताब होती है। इसमें ऑडिट कूपन, फ्लाइट कूपन, एजेंट कूपन, यात्री कूपन होते हैं। इसमें कई बातें छिपी होती है, जैसे अनुबंध की शर्त, एयरलाइंस की परिसीमा तथा पर्यटक की पुनर्पुष्टि की अनिवार्यता तथा वस्तुएं जिन्हें उड़ान के साथ नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है बच्चों। ध्यान रहने वाली बातें, सिर्फ बड़े अक्षर में लिखें। कूपनों में सही जानकारी भरी होनी चाहिए। हस्तलिपि साफ होनी चाहिए, मतलब जो भी हम लिख रहे हैं वो साफ राइटिंग में लिखी होनी चाहिए। काले व नीले बॉल पेन से भरा कूपन होना चाहिए। टिकट अंग्रेजी में भरा होना चाहिए। टिकट पर काट पीट नहीं होनी चाहिए। कभी किसी भी टिकट एयरलाइन टिकट को फाड़ना नहीं चाहिए, चाहे लिखते समय गलत ही क्यों ना हो जाए। एयर टिकट फॉर्म बनने खानों के कड़े नियम होते हैं। उनमें क्या और कैसे लिखा जाना चाहिए, इसमें समझदारी दिखानी चाहिए। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये वो सारी तत्व है जब हम एयरलाइन के लिए कोई भी टिकट बुक कराते तो हमें इन सब सारी चीज़ों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार से उसे फिल करना चाहिए। ठीक है बच्चों। आइटा टिकट हैंडबुक में दिया गया होता है। प्रत्येक खाने में गलत काट छाट बेकार कर सकता है, मतलब वो टिकट होती है वो अगर हम गलत तरीके से भर दे तो वह एक तरीके से बुक नहीं होती और उसे काट पीट नहीं करनी चाहिए एक तरीके से। ठीक है बच्चों। इस प्रकार अर्थ यह है कि टिकार्थी का टिकट ब्लॉक कर लिया गया है, उसे टिकट के मुताबिक यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। इस तय सीमा के अंतर्गत टिकट बुक करा लेता है तो इसका मतलब यह होगा कि उसने टिकट खरीद लिया है। बच्चों, ये वो सारी तत्व है जो अगर हम टिकट फिल करवाने जाते हैं किसी के पास भी, एजेंसी के पास, या हम किसी ऐसे साइबर कैफ़े में जो हो उससे एजेंसी से जुड़ा हो, तो वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है और अगर ये सारी चीज़ें ठीक होती है तो हमारी वो जो ट्रैवल हमें जाना होता है वो बुक हो जाती है और हम उस संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं अपने पर्यटन स्थल के लिए। ठीक है बच्चों। टिकट ऑनलाइन बुक में टिकट की वास्तविक स्थिति अंकित कर दी जाती है। ठीक है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय टिकटिंग, जितनी जानकारी आवश्यक घरेलू टिकट बुक कराने के लिए होनी चाहिए उतनी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय टिकट बुक कराने की भी होनी चाहिए। राष्ट्रीय मतलब घरेलू टिकट से ज़्यादा मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय टिकट बुक कराने में आती है। इसकी वजह से मुद्रा विनिमय की समस्या आती है। यह न्यूट्रल यूनियन ऑफ कॉन्स्ट्रक्शंस पर आधारित होती है। टिकट में NUC किराया जोड़ा जाता है, फिर उसका कुल योग उस देश की मुद्रा में परिवर्तित कर दिया जाता है जहां टिकट बेचा जाता है। ठीक है बच्चों। घरेलू एयरलाइंस के लिए विमान किराए की गणना अंतर्राष्ट्रीय विमान गणना की अपेक्षा आसान है। भारत में निजी क्षेत्र की 6 उड़ानें हैं, जबकि घरेलू यात्रा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की 1 एयरलाइन है। बच्चों, हमने वायु यात्रा से तो उसके दौरान हमें क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है या कौन कौन से ऐसी बातें जो हम लोगों को ध्यान रखनी होती है, वो ये सारे तत्व विद्यमान हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। बाजार में विपणन तकनीकी अपनाना क्यों ज़रूरी है, या आंतरिक बाह्य एवं विपणन में क्या अंतर है, विपणन के 4 Ps क्या है। ये क्वेश्चंस बच्चों बार बार आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है बच्चों। आंतरिक विपणन एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा किसी संस्था के कर्मचारी को उपभोक्ता के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, जिसके द्वारा कंपनियों का अंदर चल रही गतिविधियों को ठीक ढंग से चलाना है, जिसमें वह कंपनियां अपने उपभोक्ता
को वह सुविधा प्रदान कर सके जो उसकी आवश्यकता है, साथ ही कर्मचारियों को उत्पादक की पूर्ण जानकारी हो, वह प्रक्रिया आंतरिक विपणन कहलाती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि आंतरिक विपणन वह प्रक्रिया होती है जो किसी भी कंपनी में किसी व्यक्ति को रख लिया जाता है और वो सारी चीज़ें देखता है कि ग्राहक को क्या चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्हें बार बार ज़रूरत पड़ी है, ग्राहक बार बार वही चीज़ मांग रहा है, तो उसको एक तरीके से हैंडल करता है। साथ में अगर स्टॉक नहीं है उसे मेंटेन करेगा, साथ में कि जिस भी उत्पादक की बार बार ज़रूरत पड़ रही है उस उत्पादक के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जिस व्यक्ति के पास होती है, जो क्या कहते हैं डायरेक्टली क्लाइंट से अटैच होता है, परंतु जो उसका ओनर होता है, जिसने बनाया होता है, वो नहीं होता। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये आंतरिक विपणन वह विपणन कहलाता है जो एक कंपनी के द्वारा किसी एम्प्लॉय से उस ग्राहक तक पहुंचती है। ठीक है बच्चों, मतलब एक कंपनी है और कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉय रख रखे हैं। ये जो एम्प्लॉय वो सर्विस किसको देते हैं? ग्राहकों को। तो इस कंपनी ने, जो कंपनी का मालिक है उसके द्वारा सर्विस नहीं, बल्कि जो इसके एम्प्लॉय है उसके द्वारा ग्राहक के पास सुविधा या उसकी ज़रूरत के अनुसार उसकी ज़रूरतें पूर्ण की जा रही है, या कुछ भी प्रोडक्ट पहुंचाया जा रहा है वो एम्प्लॉय के द्वारा पहुंचाया जाता है, ना कि कंपनी के मालिक के द्वारा। ठीक है, वह विपणन की प्रक्रिया कहलाती है। ब्राह विपणन मतलब ब्राह विपणन वह प्रक्रिया कहलाती है जो कंपनियां अपने उत्पादक की संरचना सीधे उपभोक्ता को देती है, वह प्रक्रिया ब्राह विपणन प्रक्रिया कहलाती है। बच्चों, जो हमने अभी ऊपर देखा कि जो आंतरिक विपणन प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय रख लिया जाता है, मतलब कंपनी एम्प्लॉय को रख लेती है तब ग्राहक के पास पहुंचती है। परंतु बाह्य विपणन प्रक्रिया वह है जो कंपनी है उसी के द्वारा डायरेक्टली ही ग्राहक के पास वो चीज़ें पहुंचती है, वह ब्राह विपणन कहलाती है। ठीक है बच्चों। पारस्परिक विपणन वह प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत उपभोक्ता और उसके व्यवहार के आधार पर बदलती रहती है, वह प्रक्रिया पारस्परिक विपणन प्रक्रिया कहलाती है। विपणन प्रक्रिया एक प्रकार से बच्चों जो भी उपभोक्ता होता है उसके अनुसार होती है। मतलब बहुत सारे पेन हैं, तो एक ब्लू पेन होगा, ब्लैक पेन होगा, ग्रीन पेन होगा, अलग अलग तरीके के पेन होते हैं। इसी प्रकार से जो विपणन प्रक्रिया है वो एक प्रकार से एक उपभोक्ता के अनुसार उनको सुविधा प्रदान करने वाली नीति है। ठीक है बच्चों, और यह उपभोक्ता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ठीक है बच्चों, वह प्रक्रिया पारस्परिक विपणन प्रक्रिया कहलाती है। विपणन के माध्यम से निजी व उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करती है और इस प्रकार विक्रेता बेचने वाला व्यक्ति कम से कम समय में उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है। बच्चों, मैंने अभी यही बताया कि विपणन प्रक्रिया क्या कहलाती है कि वह उपभोक्ता की ज़रूरतों को समझती है और उनके अनुसार उनको प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ जो वो चाहते हैं उनको डायरेक्टली उसको बेचती है या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है वह प्रक्रिया विपणन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि विपणन के जो 4Ps है वो कौन कौन से हैं। मतलब 4Ps मतलब 4 पार्ट में विपणन की प्रक्रिया को बांटा गया है, वो पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। विपणन पहले पर्यटक के उद्देश्य से की जाने वाली यात्राएं आसान हुआ करती थी, पर्यटक भी कम हुआ करते थे और उनके पर्यटन के लिए प्रबंध कम किए जाते थे। परंतु वर्तमान में पर्यटन के लिए की जाने वाली यात्राओं में वृद्धि हुई है, जिससे पर्यटन उद्योगों को बाजार में विपणन तकनीक व्यवस्था लागू करनी पड़ी। यह व्यवस्था उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता व ज़रूरतों को पूरा कर उस सुविधा प्रदान कराता है जिसके बदले उपभोक्ता को मूल्य चुकाना होता है। इस व्यवस्था को विपणन कहते हैं। बच्चों, ये भी एक प्रकार से वही प्रक्रिया है कि वह प्रक्रिया जिसमें हम उपभोक्ता की ज़रूरतों को समझकर उसको उसके अनुसार सुविधा प्राप्त कराते हैं। मतलब अगर उपभोक्ता को किसी पानी की ज़रूरत है और हमें पैसों की ज़रूरत है तो वो हमसे पानी ले लेगा और हम उससे पैसे ले लेंगे, तो दोनों ही वो प्रक्रिया एक दूसरे की फुलफिल हो जाएगी और एक प्रकार से विपणन की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं विपणन के 4 घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये समझते हैं। उत्पादक को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। उत्पादक वह प्रक्रिया है जो उपभोक्ता की ज़रूरतों को पूरा करती है, जैसे टेलीविज़न, रेस्टोरेंट, होटल, टूथपेस्ट आदि। बाजार में उत्पादक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें उत्पादक
उपभोक्ता को वस्तु व सेवाएं प्रदान करता है। जब उत्पादक बनाने वाली व्यक्ति किसी वस्तु को बनाता है तो कई बातों का ध्यान रखता है, जैसे डिज़ाइन, पैकेज आदि। बच्चों, यह एक प्रक्रिया जो प्रोडक्ट है, मान लो किसी भी व्यक्ति को अगर आईफोन चाहिए तो आईफोन में जितने भी फीचर है वो उसके अकॉर्डिंग रखेगा। जैसे कोई एडिटिंग करना चाहता है तो उस फ़ोन में एडिटिंग से रिलेटेड जितने भी ऐप होंगे वो सारे एडिटिंग से रिलेटेड होगा। तो आईफोन उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसको जो बनाया गया है वो उसकी ज़रूरत के अनुसार बनाया गया है। प्रोडक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है बच्चों, तो एक प्रकार से प्रोडक्ट भी इसी की श्रेणी में आता है। ये इसका पहला घटक है। बाजार व पर्यटन उत्पादक किसी एक के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। इसमें बहुत से उत्पादक की सहयोग होता है। जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या पर्यटक को सुविधा प्रदान कराने के लिए अन्य सहायक कर्मी व उत्पादक जुड़े होते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने, या हम कह सकते किसी पर्यटक ने कुछ सामान मंगाया या खाने की कोई भी वस्तु, जैसे पिज़्ज़ा को मंगाया है तो पिज़्ज़ा डायरेक्टली उस पर्यटक के पास नहीं पहुंचेगा, वो पहले ऑर्डर करेगा और जो ऑर्डर आया है उसको बनाने के लिए मसाले चाहिए, सब्जियां चाहिए, वस्तु का इस्तेमाल होता है उसके अंदर, बनाने वाला व्यक्ति चाहिए, पैक करने वाला व्यक्ति चाहिए, पहुँचाने वाला व्यक्ति आदि सहयोगों के द्वारा पर्यटक की ज़रूरतों व आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये एक प्रकार से बच्चों उत्पादक जो है, जो भी जनरेट कर रहा है कोई भी उत्पादक, वो अकेले नहीं करता, वो अन्य चीज़ों के साथ जुड़कर उस चीज़ को पूर्ण करता है और सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि ग्राहक को उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है बच्चों, एक और उदाहरण से समझते हैं। घूमने की कोई भी जगह साधन का चयन किया जाता है। पहला, जगह का चयन किया जाता है। आवास, परिवहन, खान पान आदि प्रक्रियाओं से गुजरकर पर्यटक की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्यटक घूमने जाता है तो उन्हें इन सब चीज़ों का यूज़ करना होता है क्योंकि एक प्राथमिक आवश्यकता है, तभी वो उस जगह पर घूम या अपनी इच्छापूर्ण पर्यटन पर पहुंच सकता है। ठीक है बच्चों, पर्यटन उत्पाद से भले ही अनेक उत्पाद जुड़े हो पर उन सबका भूमिका अलग हो सकती है, परंतु उनका उद्देश्य एक ही होता है, अपनी सेवा से उपभोक्ता की संतुष्टि कराना। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम मूल्य क्या होता है? प्राइस। उत्पादक अपने उत्पाद, सामान या वस्तुओं को बेचने के लिए मूल्य का निर्धारण करते हैं। जब कोई उपभोक्ता किसी चीज़ को खरीदता है तो उस सुविधा, वस्तु, सामान आदि चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उत्पादक द्वारा बताए गए मूल्यों को अदा करना पड़ता है और इस प्रकार यह किसी पर्यटन बाजार या कंपनी आदि विकास के लिए पैसा इकट्ठा करती है। साथ ही वह अपनी मेहनत व सुविधा प्रदान कर लाभ प्राप्त करता है मूल्य के रूप में। ठीक है बच्चों, मतलब कोई भी उत्पादक है, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो कोई हमें यूँ ही तो दे नहीं देगा, तो हमें उस चीज़ के लिए पैसे अदा करने पड़ते हैं, तभी वो चीज़ हम खरीद पाते हैं और उस व्यक्ति के लिए धन अर्जित हो जाता है अपने पास अपनी ज़रूरतों के लिए। और चाहे वो एक प्रकार से व्यक्ति ही नहीं, छोटी छोटी दुकानें नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, तो किसी ना किसी वजह से करती है, एक पैसों की वजह से। ठीक है बच्चों, तो वो हमें उनसे पैसे लेती है और हम उनसे सुविधाएँ लेते हैं। ठीक है, जैसे पर्यटन उत्पाद और उपभोक्ता में परस्पर गहरा संबंध है। ट्रैवल एजेंट पर्यटन को अपनी उत्पादन बेचता है, साथ ही पर्यटक सेवाओं के उत्पादन और उपभोग के बीच घनिष्ठ संबंध है। उत्पादक तभी हो सकता है जब वह ग्राहक मजबूत होता है। बच्चों, एक प्रकार से जब भी कोई पर्यटक किसी भी व्यक्ति से या एजेंट से जुड़ता है तो वह सर्विसेज लेने के लिए उसे धन देना पड़ता है और उसके बीच में एक अच्छा संबंध बन जाता है। अगर रेल कोच में पर्यटक नहीं होता तो उत्पाद नहीं है। टिकट खिड़की पर अगर ग्राहक नहीं है तो वह उत्पादक नहीं है। उत्पाद के लिए ग्राहक या पर्यटक का होना आवश्यक होता है। बच्चों, कहीं पे भी हम जाते हैं तो किसी भी चाहे संसाधन हो, कोई भी सर्विसेज लेनी होती है तो हमें एक ग्राहक की और जो हमें सेवा प्रोवाइड कर रहा है उसकी ज़रूरत होती है, तभी वो पैसों को प्राप्त करता है और हम सर्विसेज को प्राप्त
करते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, अब जानते हैं हम स्थान। बाजार व पर्यटन में स्थान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह स्थान किसी भी उत्पाद को बेचता है तो उसे स्थान का नाम व गुण, सुविधा, जानकारी आदि सुविधाएं उस उत्पाद की उस स्थान पर आराम से प्राप्त हो सकती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य एक तरीके से ये है कि स्थान बहुत मेन रोल अदा करता है। अगर कोई भी व्यक्ति पर्यटक किसी भी जगह पे जाता है तो वो या तो उसके बारे में बहुत अच्छा सुन के जाता है, या वहाँ पे कोई चीज़ बहुत अच्छी मिल रही हो तो, या कोई चीज़ वहाँ पे बहुत फेमस हो, तभी वो पर्यटक उस जगह पे जाएगा। तो वो स्थान तो साथ में उसका गुण, उसके वहाँ पे जो जो चीज़ें मिलती होंगी वो सारी चीज़ें फेमस हो जाएगी, और वहाँ पे एक आर्थिक स्थिति या आर्थिक उद्योग उत्पन्न हो जाता है वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, स्थानीय पर्यटन की योग्यता भी बढ़ाता है और जनता तक उस स्थान पर प्राप्त वस्तु व उत्पाद के बारे में जनता व लोगों तक जानकारी भी देता है एडवर्टीजमेंट के द्वारा। मतलब एक स्थान इतना पॉपुलर हो जाता है तो उस स्थान पर लोगों बार बार जाते हैं, तो वो एक अच्छा सा पर्यटक स्थल हो जाता है घूमने के लिए, पर्यटकों के लिए। ठीक है, यात्री व पर्यटक स्थान को लेकर बड़ी दुविधा में होते हैं। वह उसी स्थान पर जाना पसंद करते हैं जिस स्थान पर उन्हें अनेक ज़रूरत अनुसार सुविधा व आराम व्यवस्था प्राप्त हो जाए। यह यात्रा बच्चों की छुट्टियां, अवकाश, मनोरंजन आदि को एक अच्छे स्थान पर व्यतीत करना चाहता है। ठीक है बच्चों, मतलब कोई भी व्यक्ति पर्यटक यात्रा करना जाए या फिर क्या कहते हैं कहीं पे भी छोटे बच्चे अपने समय अवकाश के अनुसार या छुट्टी पड़ी है तो वहाँ घूमने जाए, तो वो उसी स्थान पर ज़्यादा जाना पसंद करता है जहाँ पर उसको उसके अनुसार सुविधा व सेवाएं प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, पर्यटन की मांग सदा एक समान नहीं होती, यह मौसम के अनुसार घटती बढ़ती अदलती बदलती रहती है। इस मांग पर आर्थिक और राजनीतिक कारण का प्रभाव डलता है। ठीक है बच्चों, पर्यटन क्षेत्र में राजनीतिक अशांति हो तो वहाँ पर्यटक कम जाते हैं। जैसे श्रीनगर में राजनीतिक अशांति के कारण वहाँ पर्यटक की कमी होती है। इस प्रकार अगर कड़ी सर्दी का समय हो तो भी पर्यटक की संख्या कम हो जाती है, लेकिन अगर ग्रीष्मकाल और बच्चों की छुट्टियां हो तो पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है किसी भी स्थान पर जहां वे घूमना चाहते हैं या वो पॉपुलर स्थान है। ठीक है बच्चों, उत्पादक की पहली प्राथमिकता यह है कि पर्यटक अथवा ग्राहक क्या चाहता है, फिर वह ग्राहकों की पर्यटक की इच्छा के अनुसार सेवा प्रदान करता है। जैसे कोई अमीर है तो उसे 5 सितारा होटल जैसी सुविधा प्रदान करेगा, ना कि धर्मशाला या सराय में ठहराएगा। इसी प्रकार उत्पादक को पर्यटक व ग्राहकों के अनुसार सुविधा प्रदान करनी पड़ती है, करनी होगी, तभी वो उस स्थान पर जाता है और वहाँ का स्थान पॉपुलर हो जाता है। इसलिए स्थान एक महत्वपूर्ण चरण है इस टॉपिक में। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम संवर्धन। इस संवर्धन को हम एक तरीके से प्रमोशन कहते हैं बच्चों। संवर्धन बाजार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को बताया जाता है कि उत्पाद की क्या विशेषता है और उस उत्पाद प्रोडक्ट के बारे में जनता को बताया जाता है। टेलीविज़न, अखबार, समाचार पत्र आदि माध्यमों से विज्ञापन किया जाता है जिससे पर्यटक तक विशेषता पहुंच जाए उस प्रोडक्ट की। ठीक है बच्चों, निजी तौर पर जनता के द्वारा घर पर जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में जनता को बताया व जानकारी दी जाती है। ठीक है बच्चों, निजी व संचार माध्यमों की सहायता से पर्यटक व जनता की ज़रूरतों को सामने लाया जाता है जिससे उत्पादक की गुणवत्ता व वृद्धि होती है और वह पर्यटक व जनता उसे खरीदती है। बच्चों, एक प्रकार से हमने ये समझा कि विपणन एक वह प्रक्रिया है जो जनता को सुविधा व सेवाएं प्रदान करती है उसकी आवश्यकता के अनुसार। इस विपणन प्रक्रिया को 4Ps इसलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि इसके 4 घटक है। जैसे हमने उत्पाद पढ़ा, मूल्य पढ़े, स्थान पढ़ा और संवर्धन पढ़ा। ये चारों ही ऐसे घटक है जो विपणन की प्रक्रिया को पूर्ण करती है।
अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी विपणन की प्रक्रिया में, या हम कह सकते हैं कि 4Ps की प्रक्रिया में, तो वो एक प्रकार से ना ही देश के लिए अच्छी होगी, ना ही वो लोगों के लिए अच्छी होगी, क्योंकि उनको उनके अनुसार कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आर्थिक स्थिति भी नहीं बढ़ेगी और ना ही उनकी सुविधा पूरी होगी। इससे पर्यटक वहाँ जाना पसंद भी नहीं करेंगे। इसलिए ये एक प्रक्रिया एक बेकार सी प्रक्रिया हो जाएगी, अधूरी सी प्रक्रिया, जहाँ पर्यटक ज़्यादा जाना पसंद नहीं करेंगे। और इस प्रकार से इसके चार उत्पाद, या हम कह सकते हैं 4 घटक होने से एक विपणन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है हमारे भारत में आर्थिक स्थिति में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक यू बच्चों एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों।